हेलो बच्चों, आज वापस से अपन वही PYQ जो कर रहे थे आगे के टॉपिक्स पर चलते हैं। लास्ट टाइम अपन ने नंबर थ्योरी की बात करी थी, नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट। तो आज अपन करने वाले हैं अलजेब्रा के ऊपर सेम चीज, राइट। तो अपन का वही है, फोकस क्या चल रहा है अपना कि लास्ट 15 डेज लास्ट 10 डेज में इस तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि पेपर के दिन ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो हमको ना आए। ऐसा मान लो, फिर भी ऐसा होता है तो उसके लिए भी हम थॉट प्रोसेस डेवलप कर ही जा रहे हैं, राइट। तो आज बात करेंगे कुछ PYQs, कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑन अलजेब्रा के बारे में। ओके, सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द क्वेश्चन। There you go। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि देयर आर टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सच दैट, तो सबसे पहले तो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करी गई है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ देयर सम, स्क्वायर ऑफ देयर सम मतलब उनके सम का स्क्वायर एक्सीड्स सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ओके देखो, अब ना इधर देखो, ये ना इस लैंग्वेज में उलझाना चाहते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ देयर सम और फिर आगे बोल रहे हैं सम ऑफ देयर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, तो देखो क्या बोला गया है कि दो नेचुरल नंबर लेने कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर्स बी x और x प्लस 1। अब क्या बोला है कि स्क्वायर ऑफ देयर सम मतलब उनके सम का स्क्वायर। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इनका सम। तो x और x प्लस 1 का सम और उसका स्क्वायर। तो सम का स्क्वायर एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, माइनस किससे, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब उनके स्क्वायर के सम। तो अब हम इनका इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे और फिर उनका सम करेंगे। तो अब देखो इसको ध्यान समझो, क्या है ये, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ओके, सॉरी स्क्वायर ऑफ देयर सम, स्क्वायर ऑफ देयर सम, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर और उनका सम, तो मतलब सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। समझ में आई ये बात कि स्क्वायर ऑफ देयर सम और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का मतलब क्या हुआ, राइट। कितना है ये, 112। तो आई गेस बेसिक सी इक्वेशन बन जाएगी। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को और x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, x नहीं फाइंड करना है, फिर आखिरी में फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब जो भी नंबर आएंगे ना उनके स्क्वायर्स में कितना डिफरेंस है वो फाइंड करना है अपने को, राइट। तो आई गेस मोस्टली x निकल जाए, x प्लस 1 निकल जाए तो काम बन ही जाएगा। तो जल्दी से इसको बेसिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या बन जाएगा ये, 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करें एंड ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अच्छा, इधर भी a प्लस बी का स्क्वायर लगा देते हैं जल्दी से। कितना बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस, अच्छा जब माइनस करेंगे ना तो देखो ये तो हो गया 2x स्क्वायर, सेम वे ये माइनस 2x एंड माइनस 1 किसके बराबर है, 112 के। ओके नेक्स्ट, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तीनों को 2 से काट लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 56। अच्छा, x स्क्वायर प्लस x को x इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि x इंटू एक्स प्लस 1 वही दो नंबर थे जो अपन ने लिए थे। तो बस जल्दी से सोच लो कि किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 56 होता है। तो आई गेस 7 एंड 8 का, ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 7 इंटू 8 है। तो डायरेक्टली इसको हम देख करके कंपेयर करके बोल सकते हैं क्या कि x 7 हो जाएगा और x 7 तो x प्लस 1 8 हो जाएगा। मतलब हमारे जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, 7 एंड 8, ठीक है। अब फाइंड करना था डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कर लो, डिफरेंस कर लो, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर विच वुड बी 15। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या चीज थी, क्या चीज के थ्रू वो आपको गलत कराना चाहते थे, इस लाइन स्क्वायर ऑफ देयर सम और सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसमें वो कंफ्यूज करना चाहते थे बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर है, लास्ट टू लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, देख सकते हो।
ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। चलो, ओके, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, देख लो 23 में आया था। क्या दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। अरे इस तो बहुत इजी है, देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को ना, देखो इसका अपन पूरा लॉन्ग वे भी निकाल लेंगे, है ना, लेकिन इसका वन ऑफ द इजीएस्ट वेज क्या है, देखो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ए बी सी क्या होना चाहिए और कहीं पर कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि क्या नहीं हो सकता है। तो रैंडमली कुछ ऐसे वैल्यूज ले लो ए बी सी के जिनका सम 0 बन जाए। ठीक है, आई गेस सबसे इजी वैल्यूज क्या होंगी ना, ए को 0 ले लो, बी को 1, सी को -1। देखो तीनों का सम 0 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। अब यही नहीं, कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है ए बी सी के वैल्यूज पे, ये सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होना चाहिए, उनका सम जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। जैसे ये वैल्यूज पुट करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर अपॉन 0 की पावर 4, 1 की पावर 4 और -1 की पावर 4। सॉल्व कर लो, ये 1 तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, ये 1 तो 2, आंसर क्या हो गया 2 डायरेक्टली। आंसर क्या आ गया डायरेक्टली 2। तो ऐसे क्वेश्चन को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसको ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पूरा इसमें आइडेंटिटीज लगा करके सॉल्व करें, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं कुछ रैंडमली, क्योंकि इसमें कहीं गिवन नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इजीएस्ट वैल्यूज अज्यूम कर लो कुछ भी और पुट कर दो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? लेकिन अपन ना इसका एक जो कंप्लीट प्रोसेस होना चाहिए, कंप्लीट वे होना चाहिए, एक बार उसके बारे में भी बात करते हैं, सो दैट तुमको पता होना चाहिए कि यार आइडेंटिटीज इस तरीके से भी देखी जा सकती है। ठीक है, तो मेथड 2 लेंगे अपन, फुल जो इसका मेथड होगा वो। ओके, देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो इन दोनों को अगर देखो ना तो थोड़ा सा कंपैरिजन हो सकता है। जैसे अगर मैं इसको ए बी सी मानूं तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उस तरीके से कुछ नीचे पावर 4 बन जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपने को ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। इससे क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू आने लग जाएगा। जल्दी से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद है क्या? जल्दी से लगाओ एंड फाइंड करते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca इक्वल टू 0। अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को निकाल लेते हैं, इन तीनों को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, -2ab -2bc और -2ca। अब हमको इसका भी स्क्वायर चाहिए था, तो अब इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अपन स्क्वायर लगा देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब वापस से दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है अपने को, लेफ्ट में भी एंड राइट में भी। ठीक है, जल्दी से लगाते हैं। देखो इसको यूज करने के लिए इधर अगर मैं यूज करूं तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर a स्क्वायर। सही है क्या? वापस सिंपली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाया है, दूसरे साइड पे भी लगा दो। देखो एक तरीके से ना इन तीनों में माइनस कॉमन ले लो और माइनस का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको a प्लस बी प्लस सी की तरह ट्रीट कर लो, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर 4c स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे लिख रहा हूं इसका वाला पार्ट, 2ab आएगा तो 2 इंटू इनको करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 8 टाइम्स ए बी स्क्वायर सी प्लस 8 टाइम्स ए बी सी स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ए स्क्वायर बी सी। क्लियर है क्या ये बात? सिंपल सा किया गया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, सिंपल दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, राइट। ओके,
अच्छा ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर इधर 4 4 4, तो अगर इन सबको इधर शिफ्ट कर दूं a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर वहां रखूं तो क्या बचेगा? ये तीनों इधर आके 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा? 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर इस तरीके से बढ़ता जाएगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर c स्क्वायर 2b स्क्वायर एंड c स्क्वायर वेट 2 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर एंड देन ये बचेगा लास्ट 3 टर्म्स। अगर इन तीनों में से अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो 8abc कॉमन आ रहा है, तो प्लस 8abc इंटू a प्लस बी प्लस सी बचेगा। 8abc कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। अगर ध्यान से देखोगे ना तो a प्लस बी प्लस सी तो 0 है गिवन था क्वेश्चन में, तो 8abc इंटू 0 0 जाएगा, तो ओवरऑल अपने पास क्या बचेगा कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 इज 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर c स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर a स्क्वायर। दिख रहा है क्या? तो ये तो आई गेस डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो गया, एक बार न्यूमरेटर वाला भी निकालना पड़ेगा। तो देखो समझ में आ रहा है कर क्या रहे हैं, बेसिकली हर जगह डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे आइडेंटिटी यूज करते जा रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, और ठीक है। अच्छा अपने को ये चाहिए ना, देखो ये ना अपन ने इधर निकाला था a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का वैल्यू ये आया था, इधर येलो वाला पार्ट देखो, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये वाला पार्ट बचेगा। तो डायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर वुड बी ये राइट वाला पार्ट। अच्छा इस राइट वाले पार्ट को भी ना बहुत ध्यान से देखो, ये जो लास्ट 3 टर्म्स हैं ये तो 0 बन जा रही थी ना, देखो अभी सॉल्व करी थी ना, ये तो 0 बन जा रही थी। तो एक तरीके से राइट वाला पार्ट ही तो है ये, और राइट वाला पार्ट मतलब कितना बच रहा है? 4a स्क्वायर b स्क्वायर 4b स्क्वायर c स्क्वायर 4c स्क्वायर a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर 4b स्क्वायर c स्क्वायर एंड 4c स्क्वायर a स्क्वायर। सही है क्या? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ गया, तो इसको ऐसा बोल दो ये d है डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर है। तो अपने को क्या चाहिए? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। सॉल्व कर लो, देखो ये कितना दिख रहा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर 4c स्क्वायर a स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर c स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर a स्क्वायर। और ये तो ओवरऑल दिख रहा है कि डबल है, तो आंसर 2 आ जाएगा। और ये तो हम बहुत पहले ही निकाल चुके थे कि 2 ही आना चाहिए, राइट। तो देखो सेम क्वेश्चन के 2 अप्रोच, एक अप्रोच में इतनी मेहनत करनी पड़ी अपने को और दूसरे में ये आंसर आ गया। तो कॉम्पिटिशन्स में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अप्रोच लगाया जाए, कौन सा मेथड लगाया जाए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मेथड से आंसर जल्दी आने वाला है या कोई भी मेथड लगाने से जल्दी आंसर आएगा। जैसे अपन ने देखा मेथड 2, अब ये इसका सब्जेक्टिव अप्रोच है। अगर हम एक सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें तो यस दिस इज द करेक्ट अप्रोच, लेकिन क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप सिंगल करेक्ट या अपन बोल सकते हैं ऐसा फिल इन द ब्लैंक टाइप का पेपर है, तो उसके लिए ऐसे अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। समझ में आएगा दोनों मेथड्स, अ शॉर्टर वे टू गेट द आंसर और एक कंप्लीट सब्जेक्टिव अप्रोच यूजिंग द आइडेंटिटीज। क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a plus 2a till 1000a 2b 4b till 2000b 3c 6c till 3000c तीनों बराबर हैं, तो क्या चाहिए अपने को? a is to b is to c। ओके देखो काफी इजी क्वेश्चन है। a 2a up to 1000a, पहले ना इन तीनों को, ये तीनों बराबर है, इन तीनों को इंडिविजुअली निकाल लेते हैं कि हैं क्या, ये कितने इक्वल है। तो देखो इस फर्स्ट वाले पार्ट में से अगर मैं a कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 अप टू ऐसा 1000। अब चाहो तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आई गेस अननेसेसरी है। याद है क्या सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है?
सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, तो वो लगा करके सॉल्व कर सकते हो, बट आई गेस जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट को अपन ने एज इट इज लिख दिया। सेकंड पार्ट में से अगर मैं 2b कॉमन निकाल लूं तो आई गेस सेम यही बचेगा क्या, और थर्ड पार्ट में से 3c कॉमन निकाल लें बचेगा। तो देखो तीनों पार्ट, और ये गिवन था कि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, तो बचेगा क्या, अगर ये इक्वल है तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है, तो बचेगा क्या अपने पास, a इक्वल्स 2b इक्वल्स 3c। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया क्वेश्चन। अपने को ये पता है कि a इक्वल्स 2b इक्वल टू 3c है और हमको a b c का रेशियो चाहिए, तो इसके लिए तो बहुत इजी तरीका है, इसको कुछ इक्वल टू k मान लो, तो a इज इक्वल टू k, 2b इक्वल टू k एंड 3c इक्वल टू k। a b c का वैल्यू निकाल लो, a हो जाएगा k, b हो जाएगा k/2, सॉल्व करेंगे तो यहां से, और यहां से सॉल्व करेंगे तो c हो जाएगा k/3। तो बेसिकली हमको k रेशियो k/2 रेशियो k/3 निकालना है। मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो क्या बन जाएगा, 6k इज टू 3k इज टू 2k, k कैंसिल आउट कर दो तो फाइनल रेशियो वुड बी 6:3:2, ठीक है। या मैं यहां से भी डायरेक्टली बोल सकता था, k ना लेकर के मैं सोच सकता था तीनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें सो दैट इन तीनों का जो वैल्यू आ जाए वो सेम आ जाए, ऐसा सोच लो ना। a b और c को क्या लूं कि तीनों का वैल्यू सेम आ जाए, तो जो भी वैल्यू लोगे तो a को 6 ले लो, b को 3 एंड आई गेस c को 2, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था आई गेस। कब आया है, 2004 में, बहुत पहले आया है ना। बट क्वेश्चन क्या था, बस थोड़ा सा लॉन्ग था कि ऐसे दे रखा है, बड़ा सा दिख रहा है, बाकी हार्ड नहीं था। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन लेकर के हमको दिख गया कि सेम ही है, तो कैंसिल आउट हो गए, और जैसे ही कैंसिल आउट हो गए तो एक इजी इक्वेशन बन गई, बेसिक रेशियो का क्वेश्चन हो गया, राइट, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देयर आर 4 नॉन जीरो नंबर्स x, y, z एंड u। x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है, ठीक है, और इनका कुछ वैल्यू चाहिए। देखो ऐसा ही क्वेश्चन नहीं हो गया, अभी थोड़ी देर पहले किया था जिसमें a प्लस b प्लस c पता था, तो वापस से क्या कर लो, कुछ वैल्यू पुट कर लो, कुछ भी रैंडमली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, बट याद रहे दे आर नॉन जीरो, तो जीरो मत ले लेना, ठीक है। तो जैसे y को 2 ले लो, z को 1 ले लो, तो x आ जाएगा। ऐसा ही कुछ सोचना है, कुछ वैल्यूज लेनी है, बट याद रहे जो भी वैल्यूज लोगे ना तो ये जीरो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये खुद से ट्राई करो एक बार कि कुछ रैंडम वैल्यूज ले लो, बट अगेन नॉट जीरो, कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, ओके। तो डायरेक्टली उससे वैल्यू आ जाएगी। या थोड़ा सा अगर ध्यान से इसको देखें और x, y, z, u को सबको किसी एक वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो भी बन जाएगा। कैसे, देखो x और ये y, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, इट वुड बी y माइनस z प्लस z माइनस u। कैंसिल आउट हो गया, y और y भी गया, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, नेगेटिव u, कि x इज इक्वल्स टू माइनस u। अच्छा, अगर x आ गया तो यहां से ले लेते हैं, यहां ये वाला इजी है, z इक्वल्स टू u माइनस एक्स। ये गिवन है कि z इज इक्वल्स टू u माइनस एक्स। अच्छा, u एंड x तो क्या है, इसको मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि u इज नेगेटिव ऑफ x, एक ही बात है। तो नेगेटिव ऑफ x की जगह u पुट कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा u, और ये बन जाएगा प्लस u। तो z का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 2u। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे x भी u के टर्म में आ गया, z भी u के टर्म में आ गया, तो मैं y को भी u के टर्म में ले लूंगा।
तो इस वाले को देख लेते हैं, y इक्वल्स टू जेड माइनस यू है, z निकाल लिया अपन ने 2u माइनस यू, तो y किसके बराबर आ गया, u के बराबर, तो y एंड u आर इक्वल। तो आई गेस यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों u के फॉर्म में आ गए, रिप्लेस कर दो, तो आंसर में क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई, x कितना है माइनस यू अपॉन वाई, y है u, प्लस y अपॉन z, y अपॉन z प्लस z अपॉन u, तो z अपॉन u प्लस u अपॉन x, u अपॉन x। देखो सबको x, y और z को u के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया, क्या बच गया, ये तो -1 हाफ 2 और -1, तो आई गेस -1 2 और -1 तो गया, बचा कितना, हाफ। तो आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। तो देखो वापस से वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर डायरेक्ट पुट करने जाते, सपोज x का वैल्यू ये पुट करते y माइनस जेड, या y का वैल्यू z माइनस यू, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती। तो इसको अपन दो अप्रोच से कर सकते हैं। पहला, जैसे अपन इधर देखा कि क्या कर लेते हैं, सबको किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी बार ऐसा होगा, कोई भी आंसर निकालेंगे 3-4 वेरिएबल का है, और अगर पॉसिबल है तो किसी भी एक वेरिएबल के टर्म्स में बाकी सबको लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। या इस क्वेश्चन में वापस से कुछ रैंडम वैल्यूज ले सकते थे, सो दैट सबका वैल्यू नॉन जीरो रहता, तो आई गेस उससे भी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, क्या करना है इसमें अपने को ये फाइंड करना है नंबर ऑफ इंटीजर्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन, मतलब x का वैल्यू चाहिए सो दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, ये a की पावर b इक्वल टू 1 है। पहले तो ये सोचते हैं कि a की पावर b इक्वल टू 1 होगा कब कब, कुछ केसेस बना लेते हैं। देखो केस नंबर 1 C1 की b 0 हो जाए। देखो अगर b 0 हो गया तो a कुछ भी हो चलेगा, बट एक केस में नहीं चलेगा, a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 ले लो चलेगा, a 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो b 0 ले लेंगे और चेक कर लेंगे कि a 0 नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, केस 2 a को 1 ले लेते हैं, a अगर 1 हो गया तो b चाहे जो कुछ हो जाए, है ना, 1 की पावर हमेशा 1 ही रहेगी। और क्या हो सकता है, और कब 1 बनेगा, अगर a -1 हो जाए, ठीक है। अब मुझे बताओ -1 की पावर 1 कब बनेगी, जब -1 की पावर इवन होगी तो b इवन हो जाए। तो आई गेस यही कुछ केस बनेंगे कि या तो b 0 हो जाए, a 0 ना हो, a 1 हो जाए तो 1 की पावर एनीथिंग, और -1 की पावर इवन भी 1 होगा, राइट। और कोई केस है क्या, प्रोबेबली यही सारे केसेस रहेंगे इसमें। तो एक एक करके सारे केसेस को टैकल करते हैं और फाइंड करते हैं किस किस में वैल्यूज आ रही है, और इंटीग्रल वैल्यूज आनी चाहिए ये भी पता करना है। तो अगर कोई हमने कोई केस सॉल्व किया और उसमें इंटीजर आंसर नहीं आया तो क्या लेंगे, क्या नहीं, उसको नहीं लेंगे फिर, ठीक है। चलो फर्स्ट केस से चालू कर लेते हैं, b इक्वल टू 0, तो पावर को 0 बनाते हैं, x² माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। ये तो बेसिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो इसकी। 35 12, तो x माइनस 7 एंड x माइनस 5, x माइनस 7 एंड x माइनस 5 आ जाएगा क्या, तो क्या वैल्यूज आएंगी x की, x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 5। अच्छा, क्या केस नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, तो एक बार पुट करके देख लो, 7 पुट करने पे ये 0 बन रहा है क्या, 7 स्क्वायर 49, ये 35 नहीं बन रहा है। सेम वे 5 भी पुट करके देख लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बचेगा, नहीं 0 नहीं हो रहा है, राइट। तो यहां से अपने पास दो आंसर आ गए कि x इक्वल टू x इक्वल टू 7 हो सकता है,
x इक्वल टू 7 हो सकता है, x इक्वल टू 5 हो सकता है, दो आंसर। ठीक है, समझ में आ गया पहला केस समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस। अगर a 1 हो जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 1 हो जाए। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। 1 को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 1 हो जाए। आई गेस इसको भी जल्दी से मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो क्या? इसको भी कर लो, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, अच्छा नहीं सॉरी ये 0 रहेगा, 1 तो इधर आ गया ना, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 0। यहां से भी दो वैल्यू x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट तीसरे केस की बात करते हैं। a नेगेटिव 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज माइनस 1, इधर ले आओ माइनस 1 को तो 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0, स्प्लिट करो वापस से। आई गेस स्प्लिटिंग सबको आती है राइट? तो दो पार्ट्स में x माइनस 2 एक्स माइनस 3 ये बनेंगे क्या? राइट, तो इससे भी दो आंसर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। तो आई गेस 1 2 3 4 5 और 6, बट इसके अंदर एक केस था, अगर a माइनस 1 है तो b को इवन होना चाहिए। एक बार b को जरूर चेक करो, 2 पुट करो इसमें, 2 पुट करो क्या आ रहा है इसमें? आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 24 प्लस 35, ये 4 हो गया 20, 15 आ रहा है, तो पावर आ रही है 15, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका मतलब अगर 2 पुट करोगे तो ये तो -1 बन जाएगा राइट, बट पावर 15 आने की वजह से क्या हो जाएगा? -1 की पावर ऑड हो जाएगी, विच वुड बी -1, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आंसर गलत है। 3 पुट कर लो, 9 माइनस 36 प्लस 35 कितना हो जाएगा? ये -1 और ये 9, तो 9 माइनस 1 8, तो आई गेस ये सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू करेक्ट है। तो एक यहां से भी आ गई। समझ में आएगा कि ये वाली क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये हमने जो बेस है वो -1 लिया, पावर को इवन होना पड़ेगा, इस केस में नहीं आ रही थी पावर इवन, तो ये चेक करना भी जरूरी है। ठीक है, तो कितने आंसर आ जाएंगे अपने पास? 1 2 3 4 5 आंसर आ जाएंगे क्या? जल्दी से देखो, समझ में आया क्या? राइट, क्लियर है? कैसे सोचना है, कैसे करना है? तो केस बना ली पहले कि a की पावर b इक्वल टू 1 कब कब होगा? पावर 0 हो जाए तो एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1, या बेस 1 हो जाए 1 टू द पावर ऑफ एनीथिंग इज 1, या बेस -1 हो जाए और पावर इवन हो जाए, तो -1 की पावर इवन इज 1। इन सब केस को सॉल्व किया, जितनी वैल्यूज पॉसिबल आए। अब देखो इसमें तो सारी वैल्यूज इंटीजर्स आ गई, बट हर बार जरूरी नहीं है, तो जस्ट इसको जरूर चेक करना कि अगर इंटीजर वैल्यू नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंटीजर्स x शुड बी एन इंटीजर, तो अगर इंटीजर नहीं होता तो अपन नहीं लेते उसको, राइट? ओके, नेक्स्ट। ओके, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आई गेस एनएमटीसी के नॉट ओनली इन सब जूनियर बट इन प्राइमरी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड जूनियर में भी आया हुआ है पुराने ईयर्स में, राइट? तो 2022 में आया था ये वाला क्वेश्चन। इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके वैल्यू फाइंड करने से पहले ना मैं तुमको ये बता देता हूं कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर प्लस 1, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट प्लस 1 इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चाहो तो इसको याद कर सकते हो, इसका वैल्यू क्या आएगा वो भी, ठीक है? लेकिन अपन इसको पूरे से सिंप्लीफाई करेंगे। देखो करना क्या है इसमें अपने को, इन चारों में से ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, मैं इसको x अज्यूम कर लेता हूं। तो मैं ऐसा मान लेता हूं जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो कुछ x, x+1, x+2,
x प्लस 3 प्लस 1 फॉर्म का होगा। देखो सबसे छोटे को x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या कर रहा हूं मैं, इतना पार्ट सॉल्व कर लेता हूं सो दैट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर एंड गेट टू नो कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करा जाता है। अगर ये कुछ एलजेब्रा में फैक्टराइज के लिए आ जाता, राइट, तो कैसे करते ऐसे क्वेश्चन को। हमको क्या देखना, देखो अगर x को 3 को देखूं इधर में और इधर भी 2 प्लस 1 3 है, इसके साथ एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्या कि x प्लस 0 है, दिस इज x प्लस 0 एंड x प्लस 3। तो इनका सम अगर मैं देखूं तो 3 आ रहा है, ऐसे इन दोनों का भी 3 आ रहा है। तो इसलिए इन दोनों को और मिडिल 2 को प्रोडक्ट करना है अपने को। फर्स्ट एंड लास्ट को किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इन दोनों से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? अब देखो वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है ना, ये कॉमन है, इधर भी है इधर भी है। तो लेट्स अज्यूम कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज y, अनदर वेरिएबल। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके ये बोल सकता हूं क्या कि दिस इज नथिंग बट y इंटू वाई प्लस 2, विच एक्चुअली इज y स्क्वायर प्लस 2y। यहां तक समझ में आया क्या? देखो अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे अपन, सिर्फ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए जिसका वैल्यू y स्क्वायर प्लस 2y आ रहा है, प्लस 1 भी है। तो अगर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 और इसके ऊपर रूट होता, तो ये क्या बन जाता? देखो प्रोडक्ट इनका क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 और उसके ऊपर रूट। क्या ये y प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा है, इसके ऊपर रूट? तो क्या होगा, किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर और उसका रूट, तो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, y प्लस 1। तो बेसिकली अगर मैं इन 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्रोडक्ट करूं और ऐड करूं 1 और फिर स्क्वायर रूट करूं, तो हमेशा y प्लस 1 बचता है। या y क्या लिया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट प्लस 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वेयर x इज द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ द 4, क्योंकि x को अपन ने सबसे छोटा वाला नंबर लिया था ना। तो बस इसको इससे अगर मैं कंपेयर कर लूं तो डायरेक्टली आंसर क्या आना चाहिए, 4 नंबर का प्रोडक्ट प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो x कितना हो गया, 46, तो 46 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 46 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आई बिलीव 46 कॉमन ले लेते हैं, तो 46 प्लस 3, अच्छा 46 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 1, तो कितना हो गया 46, 49 प्लस 1। जल्दी से सॉल्व कर लो। तो आई गेस जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 2244 2254 प्लस 1 2255, बिल्कुल है ऑप्शन में 2255। क्लियर है क्या? यही आ रहा, कैलकुलेशन कर लेना है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 46 इंटू 49 प्लस 1। एक बार जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं। करेक्ट, 2254 आ रहा है, 2254 प्लस 1, ठीक है। क्लियर है क्या? तो आंसर हो जाएगा इसका 2255। तो इसको याद रख लेना, ये वाली चीज को, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट प्लस 1 ऑलवेज गिव्स अस दिस, ठीक है। और उसके ऊपर रूट भी होना चाहिए ऑब्वियसली, वरना इसका स्क्वायर हो जाता, राइट। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम 2014।
वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज, अच्छा आई गेस कुछ मिसिंग है इसके अंदर, क्योंकि इक्वेशन ही नहीं है, कुछ इक्वेशन ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा सा ना मोल्ड कर लो, मैं बता देता हूं। इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1, ठीक है। अब इक्वेशन बन गई आई गेस। तो वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, हमको एक्स का वैल्यू चाहिए सो दैट दिस इज सेटिस्फाइड। इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसको ना ऐसे सोचो कि अगर इस पूरे की वैल्यू 1 है तो मुझे बताओ ये जो डिनोमिनेटर है इसका वैल्यू क्या होगा। 5 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 1, ऑब्वियसली 5, तो इस पूरे का वैल्यू 5 होना चाहिए। तो ऐसा बोल दूं 6 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस एक्स इज 1, राइट? नहीं सॉरी, इज 5 लिया ना अपन ने, इज इक्वल टू 5। अच्छा अब इसको वापस से सोचते हैं। देखो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रहे, देखो सॉल्व करने में ना बहुत टाइम जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से सोच रहे हैं। अच्छा अब ऐसे सोचो 6 माइनस समथिंग, 6 में से क्या माइनस करूं कि 5 आ जाए, ऑब्वियसली 1, तो इसका मतलब इस पूरे ब्लॉक का वैल्यू 1 होना चाहिए, राइट? इस पूरे ब्लॉक का वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब 5 अपॉन 6 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस एक्स शुड बी 1। अब सेम वे इसको कंटिन्यू रखते हैं कि 5 को किससे डिवाइड करें 1 आ जाए, ऑब्वियसली 5 से, तो दिस शुड बी 5, मतलब 6 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस एक्स शुड बी 5। अच्छा ये 5 चाहिए तो ये वापस से 1 चाहिए, तो दिस शुड बी 1, तो 5 अपॉन 6 माइनस एक्स इज 1। वापस से सोच लेते हैं, नीचे वाला पार्ट 5 होना चाहिए, तो 6 माइनस एक्स 5 होना चाहिए, तो x 1 होना चाहिए, which would be the answer। तो देखो इसको मैं क्या कर सकता था, एलसीएम लेकर के नीचे से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन बहुत टाइम लगता है, एक एक को एलसीएम लेना पड़ता, ऐड सबट्रैक्ट करना पड़ता। तो थोड़ा अलग तरीके से सोचा कि अगर ये इक्वल टू 1 है तो डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए, तभी तो 1 आएगा, राइट? एंड सेम वे उसको कंटिन्यू रखा। क्लियर है? इजी बन गया आई गेस इस वे से क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हरीज एज इन ईयर्स ऑन हिज लास्ट बर्थडे एंड हिज एज नाउ इन कंप्लीट मंथ्स। ओके, तो हरी कोई लड़का है ना, उसकी एज पिछले बर्थडे पे, लास्ट ईयर के बर्थडे पे कुछ थी, और अभी जो उसकी एज है ना इन मंथ्स। अच्छा इसको ऐसा समझते हैं कि हरी की ना जो बर्थडे था ना लास्ट, वो आया था 1 नवंबर, ऐसे मान लेते हैं 1 नवंबर 2023 में आया था, ठीक है? और आज की डेट, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, इज 1 अगस्त 2024। तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि इस टाइम पर जो उसकी एज थी, अब उसके बाद कुछ महीने गुजर गए होंगे, और बोला है कंप्लीट मंथ्स, तो मतलब इसलिए मैंने द डेट ना 1 अगस्त ही ली, क्योंकि कंप्लीट मंथ तभी होगा। सपोज कर लो अगर ये 23 अगस्त होता तो तुम बोलते सर कुछ डेज भी आ रहे हैं, राइट? लेकिन इसलिए उन्होंने बोला कि कंप्लीट मंथ्स में लेना है, डेज तक नहीं जाना, मंथ्स तक लेना है, जैसे 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ सोचते हैं कि उसका जो एज था प्लस कुछ महीने उसकी अभी की एज होगी, तो पहले कुछ उसकी एज मान लेते हैं लास्ट बर्थडे पे, तो x मान ले, लेट हरीज एज ऑन हिज लास्ट बर्थडे बी x ईयर्स, ठीक है? और यहां से लेके यहां तक देखो, अगर देखोगे तो 9 मंथ्स हैव बीन पास्ड, ठीक है? लेकिन अपन मान लेते हैं, क्योंकि अपने को तो नहीं पता ना, तो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिया है, तो इसके लास्ट बर्थडे से लेके अब तक कितने मंथ्स गुजर चुके हैं, लेट से y, ठीक है? लेट
y months have passed after his birthday। तो सोच के बताओ इसकी एज अभी कितनी होगी, ठीक है, अभी कितनी होगी प्रेजेंट एज, और ये प्रेजेंट एज हमको चाहिए मंथ्स में, नॉट इन ईयर्स। तो अगर वो x ईयर का हो चुका था तो इन मंथ्स वो 12x मंथ्स का होगा, ईच ईयर हैज 12 मंथ्स, तो 12x मंथ्स का होगा, और कुछ y महीने और गुजर चुके हैं बर्थडे के बाद, तो उसकी करंट एज या प्रेजेंट एज होगी 12x प्लस y इन मंथ्स। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? आई बिलीव ये समझ में आएगा कि उसके लास्ट बर्थडे पे एज x थी, तो 12x मंथ्स का प्लस y महीने और गुजर गए तो प्लस y मंथ्स और, तो प्रेजेंट एज हो गई 12x प्लस y मंथ्स, राइट? ओके, अब क्या बोला था? हरीज एज इन ईयर्स मतलब x और इन मंथ्स इनका जो प्रोडक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम x इंटू 12x प्लस y कितना है? x वॉज इन ईयर्स, तो इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं किया, इधर बोला था हरीज एज इन ईयर्स, तो इसलिए इसको तो x और हिज एज नाउ इन मंथ्स 12x प्लस y, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1800, इज 1800। तो हरीज एज इज लास्ट बर्थडे, मतलब हमको क्या चाहिए बेसिकली? x फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो अब ये ना एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो सॉल्व तो नहीं हो सकती, एंड दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द ऑप्शंस, एंड दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द ऑप्शंस। या तो ऑप्शंस या हम हिट एंड ट्राई भी कर सकते थे, कुछ वैल्यूज ले लेते x की, सो दैट x ईयर्स में आ जाता, जैसे 2, 5, 10 कुछ भी, और y b कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू आती है, नेचुरल नंबर आता हम बोलते हैं। सपोज y आ जाता 4.3, तो हम उसको नहीं लेते क्योंकि कंप्लीट मंथ्स में बोला गया है, तो इसलिए हमको y भी एक इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, या हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर वैल्यू चाहिए। तो ईदर बाय यूजिंग हिट एंड ट्राई अपन x और y का कुछ नेचुरल नंबर वैल्यू निकाल लें, या अपने पास ऑप्शन है तो उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 9 ले लिया x, है ना, x ले लिया 9, ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 12 इंटू 9 प्लस वाई इज 1800। 9 को उधर ले जाओ, ये कितना बन जाएगा? 108 प्लस वाई इक्वल टू 200, तो y कितना आ जाएगा? 92। तो आई गेस अब तुम बोलोगे सर 92 तो सही है क्योंकि नेचुरल नंबर वैल्यू आ रहा है ना, लेकिन थोड़ा और सोचो, y 92 मतलब देखो मैंने किससे एग्जांपल बताया था यहां से कि x ईयर्स का है और कुछ महीने गुजर गए, तो ऐसा हो सकता है कभी कि बर्थडे के बाद 92 मंथ्स पास हो जाएं, ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि 92 मंथ्स इज इक्वल टू 7 ईयर्स और हो जाएंगे। इसको अपन 7 ईयर्स प्लस 8 मंथ्स लिख सकते हैं, तो ये 7 ईयर्स तो फिर x में इंक्लूडेड होना चाहिए था। तो इससे एक और बात समझ में आई कि y कैन नॉट एक्सीड 12, क्योंकि अगर y 12 से एक्सीड कर गया तो वो x में एड ऑन हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि y उस 12 मंथ्स के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है? तो ऑब्वियसली इस वजह से इसको गलत हो जाएगा आंसर, y कैन नॉट बी 92। समझ में आया क्या ये बात भी? तो y शुड बी लेस देन 12, ठीक है? एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन बी भी चेक कर सकते थे, तो अगर सी ले लेते तो क्या होता? 12 इंटू 12 प्लस वाई इक्वल टू 1800। 12 को वहां ले जाओ, 144 प्लस वाई इक्वल टू कितनी बार जाएगा? 150, तो y कितना आ जाएगा? 6। तो आई गेस दिस इज गिविंग अस द आंसर जो सब चीज को फॉलो कर रहा है। मतलब हरी की एज लास्ट बर्थडे पे 12 ईयर्स थी और उसकी अभी एज कितनी है? 12 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, ऐसे बोल सकते हो, 12 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। समझ में आई कि ये बात क्लियर हुई? क्लियर है आई गेस, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है?
तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंटली उन्होंने एज इन ईयर्स बोली थी हरी की लास्ट बर्थडे पे, बट इधर मंथ्स में बोली थी। तो दोनों को अकॉर्डिंगली एज में लिया और इसको भी मंथ्स में लिया एंड देन उनका प्रोडक्ट किया। ठीक है, देन उनका प्रोडक्ट किया, राइट। ओके, नेक्स्ट 2018 का क्वेश्चन है, थोड़े रिसेंट ईयर में। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीरीज इज 2/5। ठीक है, तो एक सीरीज दे रखी है जिसका पहला टर्म 2/5 है। अगर x उसका टर्म है तो नेक्स्ट टर्म निकालने का एक फॉर्मूला गिवन है। तो अगर तुम्हें कोई भी एक टर्म पता है तो नेक्स्ट टर्म इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, tn मतलब nth टर्म है, हमें इसका कुछ वैल्यू निकालना है। t 2018 माइनस t 2017 का वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसका वैल्यू p बाई क्यू आएगा एंड p बाई क्यू हैव नो कॉमन डिफरेंस अदर देन 1। हैव नो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे हो गया ये? हैव नो, आई गेस दिस शुड बी कॉमन डिवाइजर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, कॉमन डिवाइजर। मतलब दे वांटेड टू से पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब को प्राइम है। हैव नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। हाँ, ये सही। कॉमन डिफरेंस कैसे हो सकता है अदर देन 1? ठीक है, इसका मतलब तो फिर फिक्स हो गया कि पी और क्यू का डिफरेंस 1 ही होना चाहिए, है ना। तो हैव नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। तो पी एंड क्यू आर को प्राइम, ऐसा बोल सकते हो, पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, HCF 1 है। ओके, तो 2018 और 2017, चलो पहला टर्म पता है ना, पहला टर्म पता है। नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। तो T1 पता है अपने को 2/5। T2 कैसे निकालते हैं? अगर कोई टर्म पता होता है तो नेक्स्ट टर्म वी हैव टू फाइंड यूजिंग दिस। तो 1 माइनस 2/5 अपॉन 1 प्लस 2/5। ठीक है, 1 माइनस 2/5 अपॉन 1 प्लस 2/5। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 3/5 7/5 कैंसल आउट होकर के कितना आ गया? T2 आ गया 3/7। ठीक है, T1 आ गया, T2 आ गया। अच्छा, कुछ पैटर्न पता लग रहा है क्या? कुछ नहीं पता लग रहा अभी तो कि कैसे टर्म आ रहे हैं। लेट्स फाइंड नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। T3 निकाल लेते हैं। अच्छा, अब T3 जब निकालेंगे इस फॉर्मूला को यूज करते हुए तो प्रीवियस टर्म रखना है, फर्स्ट नहीं। T3 निकाल रहे हैं तो सेकंड टर्म रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस 3/7 अपॉन 1 प्लस 3/7। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? 4/7 और यहां से 10/7 मतलब 4/10 और 2/5। T3 आ गया 2/5। ओके, जैसे ही T3 नजर आ रहा है ना, थोड़ा सा लग रहा है कि T1 भी 2/5 था। अच्छा, अगर T4 निकालें तो कैन यू से 3/7 आएगा? क्यों? देखो, वापस T4 निकालने के लिए वो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाले फॉर्मूला में 2/5 रखना पड़ेगा, और हम एक बार ऑलरेडी रख ही चुके हैं, उससे आंसर 3/7 आता है। तो इससे एक पैटर्न नजर आया कि जो ऑड टर्म्स है ना, मतलब T1, T3, T5, T7, वो तो 2/5 आएंगी, और जो इवन नंबर पे टर्म है, मतलब T2, T4, T6, T8, वो 3/7 आएंगी। तो इससे तो डायरेक्टली हमको क्या निकालना है? T 2018 माइनस T 2017। तो इवन वाली टर्म क्या रही थी? 3/7। तो 3/7 माइनस 2/5। तो आई गेस जल्दी से सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। कितना आ जाएगा? 35 would be the LCM, 15 and 14 would be equal to 1/35, which is same as P by Q, right? और कोप्राइम भी है, बिल्कुल कोप्राइम भी है। 15 माइनस 14/35, तो P प्लस Q कितना आ जाएगा? 36। P प्लस Q would be 36, क्योंकि और नहीं कट सकते। दैट मीन दिस इज P एंड दिस इज Q, तो हमको P प्लस Q चाहिए था। इट इज कमिंग आउट एज 36। समझ में आएगा क्वेश्चन? देखो, पहला टर्म दे रखा था
आगे वाले टर्म्स के लिए फॉर्मूला था, जैसे यूज किया तो हमें थोड़ा सा पैटर्न नजर आने लगा 3 टर्म निकालते ही। जैसे ही 3 टर्म निकाले तो पता लगा कि ऑड टर्म्स जो आ रही है वो 2/5 आ रही है और जो इवन टर्म्स है वो 3/7 आ रही है। तो बस T20 इवन टर्म है, ये ऑड टर्म है, माइनस कर लिया, सीधा सीधा आंसर आ गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ए गुड क्वेश्चन, रिसेंट लास्ट ईयर ही आया था। ओके, देखो ऐसी सीरीज को ना टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं, जिसमें ना इनको हमें कुछ फॉर्म ऑफ, जैसे सपोज करो कोई भी नंबर है 1/2, क्या मैं 1/2 को 1 - 1/2 लिख सकता हूं? तो कुछ इस तरीके से ब्रेक करते हैं सो दैट उनको ऐड करते वक्त बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो इधर भी हम यही करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को इस तरीके से ब्रेक किया करो सो दैट दे कैन गेट कैंसल्ड आउट। अच्छा देखो, मुझे ना ये 3 दिख रहा है, इधर भी 3 दिख रहा है, सॉरी दोनों में 3 दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी थर्ड टर्म में। तो ऐसा करते हैं, इसको ऑल्टरनेट टर्म्स ले लेते हैं, ऑल्टरनेट टर्म्स, और एक दूसरे ऑल्टरनेट टर्म्स ले लेते हैं, मतलब एक ऑड नंबर पे जो टर्म्स आ रहे हैं ना उनको ले लेते हैं। जैसे 1/1 × 3, 1/3 × 5, 1/5 × 7 आएगा, और ऐसे चलते चलते लेट से इससे पहले वाला टर्म n-1, देखो दोनों में डिफरेंस कितना है 2, तो n-1 और n+1, यहां तक कुछ चलेगा क्योंकि दो का डिफरेंस है ना। ऐसे ही जो नेक्स्ट ऑल्टरनेट है ना, इसको ऐसे ले लेते हैं 1/2 × 4, 1/4 × 6 है ना, 1/6 × 8, और ऐसे ही चलता जाएगा 1/n × n+2 के लिए। इन दोनों का सम गिवन है, तो अपन पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इंडिविजुअली, क्या आ रहा है, एंड देन सम कर देंगे। ओके, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो 1/1 × 3 है ना, इसको अलग से करते हैं, यहां करते हैं। देखो 1/1 × 3, क्या मैं इसको 1 माइनस, कैन यू राइट दिस एज 1 - 1/3 का हाफ। देखो करके देखो, देखो मैं उसी फॉर्म में बनाना चाह रहा था जो बोला था मैंने, 1 - 1/3, लेकिन जब बनाया ना तो बेसिकली ये 2/3 बन गया, तो वो हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा ही सब में होता जाएगा। देखो इसको करोगे तो ये बन जाएगा 1/3 - 1/5। देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2/15, वेयर दिस इज 1/15, तो इसका मतलब इसको भी हाफ करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है हर एक टर्म में हाफ हाफ हाफ? ओके, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हर एक टर्म में हाफ 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 वाला टर्म आता जा रहा है? जैसे इसमें हमने सॉल्व किया 1/1/3 में, तो इधर से सॉल्व करने के बाद ये हाफ आ गया, 1/3 - 1/5 में हाफ आ गया, राइट? तो इसका मतलब इन सभी टर्म्स में ये हाफ का कॉमन फैक्टर आएगा, राइट? सॉल्व करके देख लो वापस से, 1/3 - 1/5 इट वुड बी 2/15, तो इंटू 1/2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/15 हो जाएगा, मतलब 1/3 × 5 हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं हाफ का फैक्टर बाहर निकाल लूं तो बाकी बच्चों के लिए मैं क्या, 1 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/5, और ऐसे ही चलता जाएगा अप टू लास्ट टर्म 1/, कितना हो जाएगा ये, 1/n-1, (1/n-1 - 1/n+1) राइट? अच्छा क्या सेम चीज इसके लिए भी कर सकते हैं क्या? हाफ ऑफ 1/2 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/6 एंड सो ऑन टिल 1/n - 1/n+2। ये बात समझ में आई क्या सबको? हमने यहां से यूज करते हुए, इसको देखते हुए ये देखा कि सबके साथ हाफ का फैक्टर कॉमन आ रहा था, वो बाहर निकाल लिया और बाकी को सबको डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो जैसे इसको लिखाना तो देखो -1/3 + 1/3 -1/5 + 1/5,
इस तरीके से कैंसिल होते जाएंगे। इसके पहले एक -1/n-1 आ रहा होगा जो इसको कैंसिल आउट कर देगा, और ये जो बचा हुआ है 1/n+1 ये नेक्स्ट वाले टर्म को कैंसिल आउट करता, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो यहां रुकना पड़ेगा। सेम -1/4 प्लस माइनस प्लस इसके पहले -1/n आ रहा होगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, और ये तो वापस नेक्स्ट टर्म को कैंसिल करता, लेकिन है ही नहीं तो रुकना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं कि ओवरऑल इस पूरी सीरीज को जो ऐड करने वाली हमको, इसमें बचा क्या बचा, हाफ ऑफ 1 माइनस 1/n+1 प्लस हाफ ऑफ हाफ माइनस 1/n+2, और इस पूरे का वैल्यू कितना है 35534830। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो क्या बच जाएगा, यहां से तो वापस से हाफ ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। इसमें से क्या बचेगा n+1 माइनस 1/n+1 है ना, और इसमें से भी वही हाफ रखते हैं, n+2 माइनस 2/2 ऑफ n+2। ये तो गए, ये भी गए। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा ध्यान से देखो हाफ और हाफ इसमें से भी कॉमन है, और n भी कॉमन है, तो वो निकाल लेंगे बाहर, तो n/2 बाहर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे अभी भी 35534830, तो n/2 को तो बाहर ले लेते हैं, बचेगा कितना 1/n+1 प्लस 1/2 ऑफ n+2। इसको सॉल्व कर लेंगे आई गेस, तो वी विल गेट द आंसर, राइट। ऐसा बच जाएगा क्या, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 35534830 है ना। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो ना एक क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी। तो आई गेस इट वुड बी बेटर अगर हम ऑप्शंस यूज कर लें। अगर हम ऑप्शंस यूज कर लें तो देखो, अगर ऑप्शन यूज कर रहे तो इजी होगा क्या, क्योंकि ऑप्शन है ना अपने पास। अगर ऑप्शन यूज नहीं करने तो व्हाट वी कैन डू रादर इज, इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक बनेगी और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। एंड आई गेस बहुत बड़ी सी क्वाड्रेटिक होगी क्योंकि ये वैल्यूज भी काफी बड़ी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ट्राई किया करो कि अगर ऑप्शंस हैं तो यस वी शुड यूज देम। तो लेकर के देख लेते हैं, 68 को पुट कर देते हैं, ठीक है। 68 को पुट कर दो n की जगह, फर्स्ट ऑप्शन ए में चेक कर रहे हैं अपन, कितना हो जाएगा 68/2। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो हो गया काम, राइट। 1/69 प्लस 1/2.70, ओके ओके 2 × 70, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सॉल्व करते हैं। ये तो 34 हो गया। देखो स्टिल रादर इसका कैलकुलेशन आई थिंक इज इजियर देन वो जो क्वाड्रेटिक बनेगी ना उससे, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो 34 आ गया, इसका एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। 69 × 2 × 70 140 प्लस 69 140 प्लस 69 आ रहा है क्या, देखो एक बार, ओके 140 प्लस 69, राइट। क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 17 टाइम्स, तो कितना बच जाएगा 17 इंटू दिस इज 209 बाय 69.70। ओके एक बार 69 × 70 करते हैं तो 63 3 6 48, ये तो 4830 आ रहा है नीचे, तो आई गेस यही आंसर होना चाहिए क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है। एक बार इसको भी सॉल्व कर लो जल्दी से, क्या 3553 बन रहा है क्या, 17 × 209, 69 × 70 तो बन रहा है ये, ठीक है। 209 × 17 करके देखो,
3400 एंड 153 3553 बिल्कुल बन रहा है। तो देखो अगर मल्टीप्लीकेशन जल्दी कर सकते हो तो आई गेस ऑप्शंस आर द बेटर, और आई बिलीव ऑप्शंस बेटर ही होने वाले हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, फिर सॉल्व करने के लिए अपने को और कैलकुलेशंस लगेंगी, राइट। तो आई होप इट्स क्लियर कि ऐसे वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से ब्रेक करना है सो दैट मेजॉरिटी ऑफ द टर्म्स जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाए, मेजर टर्म्स जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाए, और कुछ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स टाइप ही बचता है हर बार, ठीक है। समझ में आएगी ये? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ऑन आई गेस टाइम एंड वर्क टाइप, नहीं डिस्टेंस स्पीड टाइम टाइप का क्वेश्चन है। टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, और ऐसा ना क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। लास्ट ईयर भी 23 में भी, देखो ये 22 का क्वेश्चन है, 23 में भी ऐसा कोई क्वेश्चन था, है ना, जिसमें ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा था, ठीक है। क्या है इसमें पूरे में क्वेश्चन में? देखो ऐसा लिखा हुआ है कि ए और बी एक रेस करते हैं 1 किलोमीटर की। ए बी को 40 मीटर का स्टार्ट देता है, मतलब बी को बोलता है ए कि तू 40 मिनट आगे, 40 मीटर, सॉरी 40 मिनट नहीं, 40 मीटर आगे निकल जा और वहां से भाग, और मैं पीछे से भागूंगा। ए को कॉन्फिडेंस था, राइट। तो जैसे ही वो इस तरीके से भागते हैं तो भी ए जीत जाता है, और कितने जल्दी जीतता है? 19 सेकंड्स, मतलब वो 19 सेकंड्स पहले पहुंच जाता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो अपन ने इस वाली पहली वाली सिचुएशन को बना लेते हैं। ये ए है और लेट्स से यहां तक जाना है कुछ 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर को चेंज कर लिया क्योंकि 40 मीटर का स्टार्ट देना है बी को। तो बी थोड़ा सा आगे यहां से चालू करता है। अब सोचो अगर बी 40 मीटर का स्टार्ट ले रहा है तो उसको कितना भागना पड़ेगा रेस कंप्लीट करने के लिए? आउट ऑफ 1000 मीटर उसके पास 40 मीटर का स्टार्ट है, तो क्या ओनली 960 मीटर जाना पड़ेगा? सही है क्या ये बात? सिर्फ 960 मीटर जाना पड़ेगा। अब देखो आगे की लाइन एक और केस है, उसको अपन बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इस केस के बारे में बात करते हैं। दिया हुआ क्या है कि B नॉर्मली वुड टेक T1 सेकेंड्स, तो मतलब B T1 सेकेंड्स लेता है 1 किलोमीटर लेंथ कवर करने में, और A T2 सेकेंड्स, मतलब B ले रहा है T1 सेकेंड्स और A ले रहा है T2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि A ने तो पूरी रेस अपनी 1000 मीटर की कवर करी, तो A को एंड पॉइंट पे फिनिश लाइन पे जाने में T2 टाइम लगा होगा, राइट, T2 टाइम लगा होगा। लेकिन B ने अपने पूरे 1000 मीटर नहीं कवर करे, ओनली 960 मीटर कवर करे। तो सोच के बताओ अगर B 1000 मीटर्स T1 सेकेंड्स में कवर करता है तो 960 मीटर्स कितनी देर में कवर करेगा? बेसिक यूनिटरी मेथड हो गया क्या? तो इट वुड बी T1 by 1000 इंटू 960। तो ऐसा बोल सकता हूं क्या कि B ने 960 T1 by 1000 इतना टाइम लिया, इतना टाइम लिया, राइट। सही है क्या? अच्छा देखो इसी क्वेश्चन को ना हम स्पीड लेकर के भी कर सकते थे। मान लेते जैसे A की स्पीड x है, B की स्पीड y है, और फिर डिस्टेंस स्पीड टाइम का फॉर्मूला लगाते। लेकिन इधर क्योंकि टाइम में ही बात चल रही है, देखो इधर भी टाइम है, इधर भी टाइम है, इधर भी टाइम है या डिस्टेंस है, तो स्पीड नहीं ली, कहीं पर भी स्पीड नहीं दे रखी थी या लेनी थी, तो पूरा टाइम में वर्क कर लिया, ठीक है। T2 और ये 960 T1। अच्छा A ने रेस फिनिश करी T2 सेकेंड्स में, B ने 960 T1 by 1000 सेकेंड्स में, T2 सेकेंड्स में एंड 960 T1 by 1000 सेकेंड्स में। लेकिन A 19 सेकेंड से जीत गया, तो इसका मतलब मुझे सोच के भैया बताओ A को ज्यादा टाइम लगा या B को? ऑब्वियसली A जीत गया तो B को ज्यादा टाइम लगा होगा, तो मतलब जो B का टाइम है वो 19 सेकेंड ज्यादा है A के टाइम से। तो क्या मैं बोल सकता हूं 960 T1 by 1000 जो है वो T2 से 19 सेकेंड ज्यादा है। B का टाइम माइनस A का टाइम 19 है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, छोड़ देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं।
व्हाट इज द नेक्स्ट सिचुएशन, वो बोलता है कि अगर ए बी को 30 सेकेंड्स का स्टार्ट दे देता है, तो वापस सोचते हैं, ये ए इसको 1000 मीटर्स कवर करने और बी को भी 1000 मीटर्स कवर करने हैं, लेकिन 30 सेकेंड्स पहले उसको भागना चालू किया उसने। तो अपन सेम पॉइंट ले लेते हैं, बी भी यहीं से भागेगा, वो भी 1000 मीटर्स भागेगा, लेकिन ध्यान रखना ये 30 सेकेंड्स ज्यादा ले रहा है ए से ऑलरेडी। आगे क्या होता है, बी जीत जाता है 40 मीटर से। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बी जीत जाता है 40 मीटर से, मतलब जब बी फिनिश लाइन पे पहुंचा तो सोच के देखो कि ए कौन से पॉइंट पर होगा। बी 40 मीटर पहले पहुंच गया, राइट। तो बी फिनिश लाइन पे जब पहुंचा तब ए सिर्फ लेट्स से ए डैश या 960 मीटर तक पहुंचा होगा, हाँ या ना। तो हम ये सोचते हैं कि ए ने एक्चुअली रेस कंप्लीट ही नहीं करी, वो तो सिर्फ यहां तक ही पहुंच पाया और बी कवर कर गया पूरा। क्या ये बात समझ में आई क्या? क्योंकि ये गिवन था कि बी विंस बाय 40 मीटर, इसका मतलब जब बी फिनिश लाइन पे पहुंचा तो ए अभी भी 40 मीटर दूर था फिनिश लाइन से, तो मतलब 960 मीटर कवर करा होगा। ओके तो सोच के देखो कि बी को 1000 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगता है, T1। अब ए को टाइम लगता है T2, लेकिन 1000 मीटर कवर करने के लिए। तो सोच के देखो वापस से 960 मीटर उसने कितने टाइम में कवर करा होगा। सेम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं क्या? तो 960 T2 बाय 1000, ये बात समझ में आई क्या? T1 उसने कवर कर लिया पूरा इतने टाइम में, और सेम 960 T2 बाय 1000 में वो 960 मीटर तक पहुंच पाया, राइट। अच्छा, लेकिन इतने ही टाइम में देखो जो T1 है ना, ये ऑलरेडी, या जो B है ये ऑलरेडी 30 सेकेंड पहले से भाग रहा है, क्योंकि 30 सेकेंड पहले बोल दिया ना ए ने कि तू तो भाग 30 सेकेंड पहले। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने जितना टाइम लिया होगा इससे यहां तक पहुंचने में वो 30 सेकेंड ज्यादा होगा। जितनी देर में बी ने 1000 मीटर कवर करा, ठीक है, उससे 30 सेकेंड कम टाइम लिया ए ने 960 मीटर्स कवर करने में। तो इसको जितना टाइम लगा दैट इज T1, ए को जितना टाइम लगा दैट इज 960 T2 बाय 1000, राइट। ये 30 सेकेंड ज्यादा है, तो T1 ने 30 सेकेंड ज्यादा लिए। क्या ये बात समझ में आई क्या? B ने ओवरऑल T1 टाइम में वो पहुंचा, ठीक है, और A डैश तक 960 T2 बाय 1000 टाइम में पहुंचा, ठीक है, लेकिन T1 ऑलरेडी 30 सेकेंड पहले से भाग रहा था, तो ओवरऑल उसने T1 प्लस 30 टाइम लिया होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो T1 और 30 और, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो T1 इसने जो टाइम लिया माइनस इसने जो टाइम लिया उससे ये 30 सेकंड ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई क्या? दैट मींस बी ने ये जो 30 सेकंड्स का स्टार्ट लिया था उस वजह से T1 का जो ओवरऑल टाइम हो गया वो इस टाइम से 30 सेकंड्स एक्सीड कर गया, राइट। लेट्स से दिस इज द सेकंड इक्वेशन। बस अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, T1 एंड T2 निकाल लेते हैं। वैसे अपने को चाहिए T1 माइनस T2 का वैल्यू, तो क्या कर लेते हैं डायरेक्टली। देखो अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसके साथ 960 वाला वो फैक्टर है और एक बार इसके साथ है, तो डायरेक्टली क्या कर लो, ऐड कर लो 1 और 2 को, ऐड कर लो 1 और 2 को। देखो 960 T1 बाय 1000 और T1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1960 T1 बाय 1000। ऐसे इन दोनों को भी ऐड कर लो, माइनस में तो माइनस ऑफ 1960 T2 बाय 1000, दिस विल बी इक्वल टू 19 प्लस 30 49। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 0 0 0 कर गए। अच्छा देखो 49 कैंसल्स आउट 196 चार बार, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ऐसा कुछ बन जाएगा, 4T1 बाय 100 माइनस 4T2 बाय 100 इज 1, मतलब 4T1 माइनस 4T2 इज 100।
ये भी 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो T1 माइनस T2 विल एक्चुअली बी 25। T1 माइनस T2 विल एक्चुअली बी 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 25। देखो अब हम T1 और T2 के वैल्यू भी निकाल सकते थे, हमारे पास दो इक्वेशन दी, दो वेरिएबल, हम T1 T2 का वैल्यू निकाल सकते थे दोनों इक्वेशन से, बट क्योंकि अगर वापस से क्या बोला है, चाहिए ही नहीं, T1 और T2 का वैल्यू नहीं पूछा, डायरेक्टली ओनली T1 माइनस T2 पूछा है, तो T1 माइनस T2 डायरेक्टली हमारे पास कितना आ गया 25 सेकेंड्स। समझ में आ गया? तो आई होप दैट्स क्लियर। तो राइट, लेट्स एंड इट अप हियर, लेट्स रैप इट अप हियर। ऐसे ही और भी वीडियोस के साथ और भी PYQs के साथ मिलते हैं जल्दी, ठीक है? तो तब तक के लिए तुम्हारा काम क्या है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सको, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको, जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ सको, try to make it possible. Okay, so all the very best, meet you in the next one. Bye everyone.